Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the next lecture of the chapter evolution. तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है. अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को ख़त्म किया है. मतलब इन टोटल हमने 5 एविडेंसेस पढ़े थे. सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस एंड पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जो एविडेंस है वो है पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस और सेकंड बेस्ट आप कह सकते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस. ठीक है, इसके अलावा हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में. और बहुत ज़्यादा ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लगता है कि एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, कन्फ्यूजिंग है. और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे बच्चों ने उसका सही आंसर ढूंढ के दिया है. ठीक है, तो मुझे लगता है आप भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं. ऑलराइट, तो आज जो हम करेंगे ना, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक. और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बच्चे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी. ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने बताया कि एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है, किसी साइंटिस्ट ने बताया कि जो स्पीशीज का जो फॉर्मेशन है, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन है, वो इस तरीके से होता है. तो बहुत सारी हम थ्योरीज ही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक. ठीक है, हमने यूनिवर्स के बनने की थ्योरी देखी थी, हमने देखा था लाइफ किस तरीके से बनती है, उसकी भी हमने थ्योरीज देखी थी. आज हम देखते हैं कि किस तरीके से एक स्पीशीज, एक न्यू स्पीशीज बनती है और किस किस साइंटिस्ट ने अपना योगदान इस टॉपिक के अंदर दिया है. आज हम वो करने वाले हैं. ठीक है, तो जल्दी से अपनी हेडिंग बनाइए थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में और हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हम एविडेंसेस के बारे में पढ़ते आए हैं कि कौन कौन से एविडेंसेस हम इंक्लूड करने वाले हैं, इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में कि कौन कौन सी थ्योरीज हम एक बार पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक बार हम लिस्ट बनाते हैं कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे. तो चलिए देर किस बात की है, अपना लेक्चर शुरू किया जाए. थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज आई थी, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला था. ठीक है, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. तो सबसे पहले तो हमारा काम ही यही है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं. ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो हम करेंगे लैमार्किज्म थ्योरी. ठीक है, सबसे जो ओल्डेस्ट जो थ्योरी है दैट इज लैमार्किज्म थ्योरी. ऑलराइट, लैमार्किज्म थ्योरी हम पढ़ेंगे. लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. एक तो थ्योरी ये हो गई सबसे पहली. ठीक है, डिटेल के अंदर चिंता ना को. ठीक है, कैरेक्टर, लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये पूरा नाम है. जो सेकंड जो थ्योरी है ये है, आपने बहुत बार डार्विन का नाम सुना होगा, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सुना या नहीं सुना डार्विन का नाम? डार्विन अमेरिकन साइंटिस्ट जो यात्रा पे निकल गए थे अपना जहाज लेके गैलापागोस आइलैंड पे, और उन्होंने बताया था किस तरीके से एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज की एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से किस तरीके से एक न्यू स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ. ठीक है, तो डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ने वाले हैं. जो थर्ड जो थ्योरी होगी वो है बच्चे म्यूटेशन थ्योरी. जो थर्ड जो थ्योरी है वो क्या होगी, म्यूटेशन थ्योरी. और ये जो म्यूटेशन थ्योरी है वो किसकी होगी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डी वेरीज. ठीक है, जो म्यूटेशन थ्योरी है हुगो डी वेरीज की हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी. ऑलराइट, और जो लास्ट जो थ्योरी है दैट इज नियो डार्विनिज्म. जो लास्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नियो डार्विनिज्म थ्योरी. ठीक है, इस नियो डार्विनिज्म थ्योरी के अलग अलग नाम भी हैं, ये भी पता होने चाहिए. नियो डार्विनिज्म थ्योरी का अलग नाम क्या है, नियो डार्विनिज्म थ्योरी का दूसरा नाम है मॉडर्न थ्योरी. ठीक है, क्या नाम है, मॉडर्न थ्योरी. और इसी को हम एक और थ्योरी के नाम से जानते हैं दैट इज सिंथेटिक थ्योरी.
ठीक है, सिंथेटिक थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर पता है क्या हुआ, इस थ्योरी के अंदर डार्विन के कॉन्सेप्ट भी थे, जो भी डार्विन ने बताया था अपनी थ्योरीज के बारे में, म्यूटेशन थ्योरी जो हुगो डी वेरीज ने बताया था, इसके भी पॉइंट, और कुछ कुछ साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग पॉइंट्स भी दिए थे एवोल्यूशन को लेके। तो सारों के जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड कर दिया था किसके अंदर, नियो डार्विनिज्म थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। कौन कौन से थ्योरीज पढ़ेंगे हम, 4 थ्योरीज। लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डी वेरीज, नियो डार्विनिज्म थ्योरी, या मॉडर्न थ्योरी, या फिर सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, और आज का लेक्चर क्या क्या होने वाला है बच्चे, आज के लेक्चर के अंदर हम लैमार्किज्म थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और डार्विनिज्म थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक कवर्ड के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या क्या होगा बच्चे। एक तो हम लैमार्किज्म थ्योरी को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लैमार्किज्म थ्योरी, और जो दूसरी जो थ्योरी है वो कौन सी होगी, डार्विनिज्म थ्योरी। ठीक है, डार्विनिज्म थ्योरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स थे, जो सही पॉइंट्स थे उनके बारे में देखेंगे, और क्या ड्रॉबैक्स थे। अगर ड्रॉबैक्स नहीं होते तो क्या आपको लगता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ थ्योरी आती, बताओ सोच के। ड्रॉबैक्स तो है ना, तभी तो सेकंड थ्योरी आई, थर्ड थ्योरी आई, फोर्थ थ्योरी आई। ऑलराइट, तो जल्दी से आप अपनी हेडिंग डालिए, एक बार ये आप नोट कर लीजिए, ये हमारे चारों टॉपिक्स होने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के, पहला और दूसरा। ठीक है, आज ये हम अच्छे से कर लेंगे। तो पहला जो टॉपिक है बच्चे वो होगा लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्सप्लेन डार्विनिज्म थ्योरी। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे आपको 3 नंबर में, और या फिर आपको क्या दे देंगे कि ड्रॉबैक्स। ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे डार्विन थ्योरी, सॉरी, लैमार्किज्म थ्योरी के। हर एक तरीके से, हर एक थ्योरी के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट, तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं, क्या हम शुरू करते हैं लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ inheritance of acquired character। Lamarckism theory of inheritance of acquired character। और आपको पता है क्या, डार्विनिज्म थ्योरी, सॉरी डार्विनिज्म आ रहा है बार बार मुंह पे, लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारी थ्योरी होगी। देखो, पहले तो हम ये देखते थे कि देख लेते हैं कि जो लैमार्किज्म थ्योरी है सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है ये, थोड़ा सा, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, ओल्डेस्ट थ्योरी। ठीक है, और प्रपोज्ड बाय किसने दी थी, प्रपोज्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट। ठीक है, प्रपोज्ड बाय, कुछ कुछ चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। प्रपोज्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, कौन से थे, नाम ही बता रहा है, लैमार्क। ठीक है, जेबीडी लैमार्क है पूरा नाम, तो आपको याद नहीं रखना है इतना। और इनकी बुक का नाम देख लेते हैं। ठीक है, बुक, जो इनकी जो बुक का नाम था बच्चे वो है फिलोसफी क्यू, फिलोसफी क्यू, फिलोसफी क्यू, जूलॉजी क्यू। ठीक है, इन 1809, 1809 के अंदर इन्होंने अपनी बुक के अंदर इस थ्योरी को लिखा था, और बुक का नाम है फिलोसफी जूलॉजी क्यू। ठीक है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। देखो, सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, जब इन्होंने 1809 के अंदर इस थ्योरी को प्रपोज किया, उसी ईयर के अंदर 1809 के अंदर ही पता है किस साइंटिस्ट का बर्थ होता है, डार्विन का। ठीक है, तो मतलब लैमार्क ने जब इस थ्योरी को, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट किया अपनी बुक के अंदर 1809 के अंदर, और यही ईयर है डार्विन साइंटिस्ट की बर्थ का। ऑलराइट, तो देखो इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि देखो
एनवायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बहुत आसान सी बात है, लैमार्किज्म थ्योरी के अंदर हम पोस्टुलेट्स हम डिटेल के अंदर करेंगे कि क्या क्या पोस्टुलेट्स है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लैमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर क्या बोलना चाहा। देखो सिंपल से एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, हम पहले एग्जाम्पल से इसको समझेंगे लैमार्किज्म थ्योरी को, और उसके बाद हम इसकी पोस्टुलेट्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपको पता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज जो एनवायरनमेंट की जो भी कंडीशंस थी वो 10 साल पहले भी ऐसी होंगी, नहीं थी ना, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बॉडी के अंदर न्यू नीड्स डेवलप हो रही है, ठीक है। और उन न्यू नीड्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कुछ बॉडी के ऑर्गन्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और कुछ बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जिराफ के एग्जाम्पल की बात करूँ, तो अगर मैं पहले साइज की बात करूँ कि जो जिराफ का जो साइज था वो एक कुत्ते के साइज की जितना था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि पहले हर्ब और शर्ब्स थे, मतलब इजीली पत्ते अवेलेबल हो जाते थे जिराफ को, क्योंकि अगर छोटा साइज था तो हर्ब शर्ब से इजीली वो पत्ते जिराफ खा लिया करते थे, ठीक है। छोटे साइज के थे, कुत्ते के साइज का जितना साइज कुत्ते का होता है उतना साइज पहले जिराफ का था। लेकिन जब एवोल्यूशन हुआ, अब हर्ब और शर्ब है, उनका भी एवोल्यूशन होगा, तो यानी कि फिर बड़े साइज के प्लांट आए, बड़े साइज के पेड़ आए। जैसे कि अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म्स, फर्न्स, मतलब उनकी हाइट क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। जिराफ की हाइट छोटी रह गई, और जिम्नोस्पर्म और अगर मैं फर्न की बात करूं उनकी हाइट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब इनको जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। अब हर्ब और शर्ब है नहीं, जो भी पत्तियां वगैरह हैं वो कहां पर हैं, जिम्नोस्पर्म और फर्न के ऊपर। अब इनका साइज बड़ा है, तो जिराफ ने क्या किया, उनको पकड़ने के चक्कर में अपने फोर लिम्स को और नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया, ठीक है। अब जब वो स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे, जैसे पहली जनरेशन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेच किया, फिर नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा सा स्ट्रेच करती गई, आगे वाली जनरेशन और स्ट्रेच करती गई, क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए तो खाना तो चाहिए, और खाना अवेलेबल इतनी बड़ी हाइट के ऊपर। अब वो अपनी हाइट को, मतलब जो फोर लिम्स है उनको स्ट्रेच करते गए, और अपनी जो गर्दन है उसको भी स्ट्रेच करते गए। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये क्या कर लिया, जिराफ ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब जैसे जैसे मतलब जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होती गई, और ये जो कैरेक्टर है यानी कि जो लिम्स हैं, फोर लिम्स है, वो क्या हो गए, साइज बड़ा हो गया, जो नेक है वो स्ट्रेच करके बड़ी हो गई। अब देखो ये जो कैरेक्टर है ना, वो जीन के अंदर तो आया नहीं था। अब आप बोलोगे कि जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कैरेक्टर क्यों नहीं आया था। भैया ये जो पूरी की पूरी जो बात हो रही है ना, वो हो रही है 1809 के अंदर, और जो जीन की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1902 के अंदर। ऑलमोस्ट 100 साल के बाद, तो समझ रहे हो, तो उस टाइम के अंदर जीन और क्रोमोसोम की बात ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो लेमार्क ने क्या बोला, ये जो कैरेक्टर है ना, अब ये जो कैरेक्टर है वो आगे इनहेरिट होगा, ठीक है। तभी तो इस थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब जो जिराफ ने ये जो कैरेक्टर एक्वायर किया है, ये नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेगा। और ये जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल दिया था किसका, जिराफ का। मेरी बात समझ में आई कि एनवायरमेंटल की कंडीशंस इस तरीके से हो गई कि जो फर्न है और जिम्नोस्पर्म है उनका साइज बहुत बड़ा हो गया, तो जिराफ जो पहले कुत्ते के साइज जितना हुआ करता था, अब उन पेड़ की पत्तियों को पहुंचने के लिए फोर लिम्स और नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया। अब ये जो कैरेक्टर है जनरेशन टू जनरेशन एक्वायर होता गया, और आज का साइज आपने देखा ही होगा, जिराफ का जो आज का साइज आप कंपेयर भी नहीं कर सकते कि पहले टाइम पे जिराफ का साइज कुत्ते की जितना हुआ करता है, ठीक है। तो ये था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, कि ये जो कैरेक्टर पहले प्रेजेंट नहीं था, ये जो कैरेक्टर पहले प्रेजेंट नहीं था, ये जनरेशन टू जनरेशन एक्वायर किया है, और ये इनहेरिट होगा। मेरी बात समझ में आई। तो दिस इज नोन एज लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और आप सोचोगे फिर पहले कुत्ते के जितने के साइज का था जिराफ, अब उसका जो साइज बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है एक न्यू स्पीशीज बन गई। और यही थ्योरी दी थी लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई या नहीं, तो जल्दी से हम पोस्टुलेट्स लिखते हैं, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म थ्योरी। ऑलराइट, तो जल्दी से आप इसके बारे में लिखिए, पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म थ्योरी।
ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म थ्योरी, जो भी लैमार्किज्म जो थ्योरी है इसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स होंगी। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म थ्योरी, तो सबसे पहली जो पोस्टुलेट है वो क्या है? चेंज इन द एनवायरमेंट, एनोमरस चेंज इन द एनवायरमेंट, एनोमरस चेंज इन एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट के अंदर चेंज हो रहा है, एनोमरस चेंज इन द एनवायरमेंट डेवलप्स न्यू नीड्स, डेवलप्स न्यू नीड्स। अब देखो, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा काम करने लगे, ठीक है, और कुछ ऑर्गन काम ही नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे ओवर यूज किसका हुआ, अगर मैं जिराफ के जिराफ का एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूं, तो जिराफ के एग्जाम्पल के अंदर जिराफ ने किस ऑर्गन का ओवर यूज किया, यानी कि अपने फोरलिम्स का और नेक का, क्योंकि बार बार नेक और फोरलिम्स क्या हो रही थी, स्ट्रेच हो रही थी। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, इन चेंजेस को पूरा करने के लिए कुछ बॉडी के ऑर्गन्स ज्यादा ओवर यूज करते हैं और कुछ डिसयूज होते हैं, यानी कि डीजनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड्स की, ठीक है, और ऐसे बर्ड जिनको उड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उड़ने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, उड़ने की ज़रूरत नहीं है तो जो विंग्स है इनका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि इन एनवायरनमेंट को चेंजेस, इन एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस को फुलफिल करने के लिए बॉडी के कुछ ऑर्गन ज़्यादा काम करते हैं और बॉडी के कुछ ऑर्गन बिल्कुल काम नहीं करते, और यही क्या है, सेकेंड पॉइंट है लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो एनोमरस चेंज इन द एनवायरनमेंट डेवलप्स न्यू नीड एंड disuse and more use of organ to meet the requirement, कुछ जो ऑर्गन्स है वो ज्यादा काम करने लगे, कुछ जो ऑर्गन है वो डिसयूज हो गए। ठीक है, तो डिसयूज एंड मोर यूज ऑफ ऑर्गन टू मीट द रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ, थर्ड हम लिख सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फिर कैरेक्टर क्या हो गए, एक्वायर हो गए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, inheritance of acquired characters in the generation। ठीक है, जनरेशन के अंदर क्या हो गए हैं, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो इनहेरिट हो गए हैं। और जो लास्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ओवर जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन ये जो कैरेक्टर्स है ये क्या होने लगे, एक्वायर होने लगे, और एक न्यू स्पीशीज का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, जो फोर्थ जो पोस्टुलेट है वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज की क्या होगी बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ओवर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या होने लगे, एक्वायर होने लगे, और एक न्यू स्पीशीज का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, और एक न्यू स्पीशीज का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये थी पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म थ्योरी। सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग बॉडी के कुछ ऑर्गन ज़्यादा काम करते हैं, कुछ ऑर्गन कम काम करते हैं, और ये जो कैरेक्टर्स है अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो एक्वायर हुए हैं जनरेशन टू जनरेशन, अब ये
इनहेरिट होंगे, ठीक है। और एक अगर इनहेरिट होते गए ओवर मैनी जनरेशन तो एक न्यू स्पीशीज बन जाती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ओवर मैनी जनरेशन। ठीक है, तो जल्दी से इस चीज को लिखिए, जल्दी से इसका स्नैप लीजिए, फिर हम लिखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स थे लैमार्किज्म थ्योरी के, एग्जाम्पल्स दैट सपोर्ट्स द लैमार्किज्म थ्योरी। ऑलराइट, जल्दी से एग्जाम्पल्स दैट सपोर्ट्स द लैमार्किज्म थ्योरी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा बच्चे हमारा, एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स दैट सपोर्ट, एग्जाम्पल दैट सपोर्ट लैमार्किज्म थ्योरी। ठीक है, आप सोचोगे कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ है और ऐसे ही एक न्यू स्पीशीज की जनरेशन हुई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स दैट सपोर्ट लैमार्किज्म थ्योरी, इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए और हम कन्विंस हो गए कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो लैमार्क, इसी तरीके से एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग नेक एंड 4 लिम्ब इन जिराफ। ठीक है, जिराफ की लंबी गर्दन, ठीक है, लंबी गर्दन जिराफ की क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने जिराफ ने स्ट्रेच करना शुरू किया अपनी 4 लिम्स को, अपनी नेक को खाना खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा, पत्तियों को खाना पड़ेगा, और वो पत्ती बड़ी बड़ी हाइट के ऊपर है, तो ये अपनी 4 लिम्स और नेक को स्ट्रेच करने लगे और यही कैरेक्टर एक्वायर होता गया। और जनरेशन टू जनरेशन, पहली जनरेशन ने स्ट्रेच किया, फिर दूसरी जनरेशन ने, फिर तीसरी जनरेशन ने, और ये कैरेक्टर ओवर टू ओवर जनरेशन पास ऑन होता गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और फिर बाद में पता चला कि एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं पाइथन के केस के अंदर, ठीक है, पाइथन रिड्यूस्ड पेल्विक गर्डल, पाइथन के केस के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो हमें पता है जो भी रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल से क्या बने, मैमल्स बने, तो जैसे जैसे मैमल्स बने तो इसका मतलब क्या हुआ, मैमल्स जैसे जैसे बने तो इन रेप्टाइल्स को, पाइथन को मारने लगेंगे, ऑब्वियसली वो ज्यादा सुपीरियर है, तो इन्होंने अपने बचाव करने के लिए क्या किया, ये मतलब गड्ढा खोद के रहने लगे, यानी कि फ्यूजोरियल हैबिटेट को इन्होंने अपना लिया। अगर फ्यूजोरियल हैबिटेट को अपना लिया तो इसका मतलब गड्ढा खोद के अगर ये अंदर रहने लगे तो इसका मतलब जो लिम्स की इनको अब जरूरत नहीं होगी, और अगर जरूरत नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑर्गन डिसयूज हो गए, यानी कि जो लिम्स हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। ऑलराइट, अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, और जो थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, इन जो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, मतलब ये वो रूडिमेंट्री जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे एंसेस्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, फंक्शनल होंगी, लेकिन हमारे अंदर अब ये काम की नहीं है। अगर हमारे अंदर ये काम की नहीं है तो इनका मतलब क्या है, ये टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन क्या होने लगी, रिड्यूस्ड होने लगी। ठीक है, और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यानी कि फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्लाइटलेस बर्ड, जो भी फ्लाइटलेस बच्चे बर्ड हैं, ठीक है, इनके अंदर अब फ्लाइटलेस बर्ड्स है, यानी कि विंग्स की जरूरत नहीं हो गई। अगर विंग्स की जरूरत नहीं होगी तो जो विंग्स है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, डीजनरेट हो गई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो लैमार्किज्म थ्योरी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है ये क्या होगा, मोर यूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है, यानी कि ये हो गया है मोर यूज ऑफ ऑर्गन का एग्जाम्पल। और जो बाकी सारे के सारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कौन से एग्जाम्पल है, डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन डिसयूज हुए, यानी कि जो ऑर्गन यूज नहीं हुए वो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। ठीक है, तो जल्दी से एग्जाम्पल्स की स्नैप लीजिए, ठीक है, जल्दी से एग्जाम्पल की स्नैप लीजिए। एग्जाम्पल दैट सपोर्ट लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बताओ क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, ऐसे कैसे मान लें हम लैमार्किज्म थ्योरी को, ठीक है, किस तरीके से मान लें लैमार्किज्म थ्योरी को, हमारे पास तो
ऑगस्ट विजमन जैसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि ये सारी की सारी जो थेरीज है पूरी की पूरी क्या है, फालतू है, हम नहीं मान रहे। हाँ, कुछ जो ऑर्गन बिल्कुल सही है, एक पोस्टुलेट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाली सही है, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। किसकी वजह से? ऑगस्ट विजमन की वजह से, जिन्होंने थ्योरी दी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, टोटली डिसअप्रूव्ड बाय लैमार्किज्म थ्योरी, बेचारे लैमार्किज्म थ्योरी। ठीक है, Lamarckism theory of inheritance of acquired characters. Lamarckism theory of inheritance of acquired character. जो Lamarckism theory है inheritance of acquired character is totally disapproved by, ठीक है, totally डिसअप्रूव्ड बाय, ये जो थ्योरी है टोटली किसने डिसअप्रूव्ड की? बाय विजमैन, ऑगस्ट विजमैन। ठीक है, ऑगस्ट विजमैन। इन साइंटिस्ट ने ये कंप्लीटली क्या की? डिसअप्रूव की बाय प्रपोजिंग कौन सी थ्योरी? कंटिन्यूटी ऑफ, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म इन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब देखिए बात इस तरीके से थी, इन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की वजह से इन्होंने बोला कि जी ये मेरा एक्सपेरिमेंट रहा, ये मेरे रिजल्ट्स थे, अब आप बता दो मैं इस थ्योरी को किस तरीके से एक्सेप्ट कर लूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इन्होंने बोला क्या? इन्होंने चूहे लिए। ठीक है, रैट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रैट की ब्रीडिंग इन्होंने कराई। ठीक है, लेकिन ब्रीडिंग कराने से पहले इन्होंने क्या किया? दोनों चूहों की पूंछ काट दी। ठीक है, अब ये जो पूंछ काट दी तो इसका मतलब क्या है? ये तो एक्वायर कैरेक्टर है। ऑलराइट, अब पूंछ काटने के बाद ब्रीडिंग हुई, ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, प्रोजेनी हुई। अब इन्होंने नोटिस किया कि अगर लेमार्क की बात सही है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, पहली पोस्टुलेट सही है, यानी कि जो भी कैरेक्टर एक्वायर हुए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होंगे, तो सीधी सी बात है अगर पूंछ काट दी चूहे की, ठीक है, अगर पूंछ काट दी तो ये कैरेक्टर तो एक्वायर हो गया। अब जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी आएगी उसकी पूंछ कटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे पेरेंट्स की पूंछ थी वैसे ही ऑफस्प्रिंग की पूंछ थी। ठीक है, ना तो साइज के अंदर कुछ चेंज हुआ, चलो ठीक है मान ही लिया कुछ छोटी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो छोटी तो हुई ही नहीं। ठीक है, सेम साइज की पूंछ थी। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि उन्होंने बोला था जैसा एक्वायर्ड कैरेक्टर वो इनहेरिट होगा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो ठीक है पूंछ कटी पैदा होगी। ठीक है, मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग जो पैदा होंगे उनकी पूंछ नहीं होगी, हम तो ये सोच के बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूंछ मिली और उस पूंछ का साइज भी क्या रहा? सेम जिसका पेरेंट्स का था। चलो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, पहली बार ऐसा हो गया माफ कर देते, दूसरी बार का करके देखते हैं। दूसरी बार जो बच्चे पैदा हुए उनके भी पूंछ काट दी। ठीक है, फिर मेटिंग कराई और जो नई जनरेशन पैदा हुई उनके पास भी पूंछ थी। इन्होंने बोला ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने बोला चलो ठीक है कुछ और करके देखते हैं एक बार। फिर जो ऑफस्प्रिंग आए उनकी पूंछ काट के ब्रीडिंग कराई और फिर से देखा कि भैया पूंछ के अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, जैसी पूंछ पेरेंट्स की थी वैसे ही ऑफस्प्रिंग की थी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करते गए 22 जनरेशन तक, लेकिन लेकिन 23 जनरेशन 23rd जनरेशन के अंदर जब इन्होंने ऐसा किया, जब 23rd जनरेशन पैदा हुई, तो ऑगस्ट विजमैन ने क्या देखा? ऑगस्ट विजमैन ने देखा कि अभी भी पूंछ है। ठीक है, यानी कि ऑफस्प्रिंग के पास अभी भी पूंछ है। 23rd जनरेशन तक ये करते रहे, पहली जनरेशन आई पूंछ मिली, फिर से काटा, फिर से ब्रीडिंग, फिर से पूंछ मिली, फिर से काटा, फिर से ब्रीडिंग, फिर से पूंछ मिली, और ऐसा करते करते 23 जनरेशन होगी। 22 जनरेशन तो कैसा किया उन्होंने? देखा चलो ठीक है भैया 23वीं जनरेशन 23rd जनरेशन के अंदर तो कुछ चेंज आएगा, पूछ थोड़ी सी छोटी मिलेगी, तो ऐसा नहीं हुआ, साइज बिल्कुल सेम था एज दैट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है,
तो ये जो थ्योरी है लेमार्किज्म थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये फेल कर दी कि इन्होंने ऑगस्ट विजमैन ने। इन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कैरेक्टर एक्वायर कर लिया वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो ऑगस्ट विजमैन ने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन माइस। अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी लिखवा देती हूँ, ठीक है। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन रैट। ठीक है, रैट या माइस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ही यूज टू कट टेल ऑफ ऑफस्प्रिंग and observed that in 23rd generation there was no change in length of tail of mice। ठीक है, कोई भी चेंज इनको देखने को नहीं मिला। ठीक है, 23 जनरेशन तक ये काम करते रहे, पूछ काटते रहे, मीटिंग कराते रहे, और ये देखने के लिए कि भैया ये कैरेक्टर तो एक्वायर हुआ है लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग, लेमार्क के अकॉर्डिंग, तो अगर ये कैरेक्टर एक्वायर कर लिया तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर तो पास ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो ठीक है, पूछ तो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, हम तो ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे, लेकिन पूछ के साइज के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये टोटली डिस्कार्ड कर दिया ऑगस्ट विजमैन ने। और इन्होंने बताया, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के जर्म प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन आवर बॉडी। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? लिविंग मैटर। 2 टाइप के क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि लिविंग मैटर। कौन कौन से 2 टाइप के प्रोटोप्लाज्म होते हैं बच्चे? 2 टाइप के प्रोटोप्लाज्म होते हैं। पहला जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म। पहला जो प्रोटोप्लाज्म है ये ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या बनाएगा? फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म होते हैं, यानी कि लिविंग मैटर। ऑलराइट, पहला जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो सोमैटोप्लाज्म है इट फॉर्म्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या बनाएगा? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बनाएगा। दूसरा जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म, और ये जो जर्म प्लाज्म है ये क्या बनाएगा? इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ये क्या बनाएगा बच्चे? गैमीट्स। ठीक है, अब देखो विजमैन ने क्या बोला। विजमैन साइंटिस्ट ने बोला कि देखो, अगर कोई भी चेंज जर्म प्लाज्म के अंदर हुआ है, अगर कोई चेंज हुआ है, तभी ये आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट होगा। मतलब कहने की क्या बात है? देखो, जर्म प्लाज्म में क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। गैमीट का फ्यूजन होकर ही नई जनरेशन बनेगी। अगर कोई भी चेंज जर्म प्लाज्म के अंदर हुआ है तो यानी कि गैमीट के अंदर भी वो चेंज होगा। अगर गैमीट के अंदर वो चेंज होगा तभी वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट होगा। मेरी बात समझ में आई? तो जो ये कटी हुई जो पूंछ वाला जो जितना भी जो एक्सपेरिमेंट था, ये जर्म प्लाज्म के अंदर चेंज नहीं कर रहा था। ये किसके अंदर चेंज कर रहा था? ये सिर्फ सोमैटोप्लाज्म के अंदर चेंज कर रहा था। सोमैटोप्लाज्म से पूरी की पूरी बॉडी के ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, और ये जो जर्म प्लाज्म है, अगर जर्म प्लाज्म ये गैमीट बनाएगा, गैमीट के अंदर अगर कोई चेंज हुआ, ठीक है, एनी चेंज इफ हैपेंस इन द जर्म प्लाज्म देन इट लीड टू द इनहेरिट ऑफ दैट कैरेक्टर, यानी कि इट लीड्स टू द इनहेरिट ऑफ दैट चेंज। मेरी बात समझ में आई? तो he stated that any change in the germ plasm
एनी चेंज इन द जर्म प्लाज्म के अंदर कोई भी चेंज हुआ, ये जो चेंज है वो इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। मेरी बात समझ में आई? तो यही बताया था किसने? विजमैन ने। ठीक है, यही बताया था ऑगस्ट विजमैन ने। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में लिखवा दूं, ठीक है, ही स्टेटेड दैट, यानी कि ऑगस्ट विजमैन की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे है तो कंफ्यूज मत होना ना कौन से साइंटिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ऑगस्ट विजमैन की बात हो रही है। ठीक है, ऑगस्ट विजमैन स्टेटेड दैट, अब इन्होंने तो एक लेमार्किज्म थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, टोटली डिसअप्रूव कर दिया। तो भैया बोलेंगे भाई तुमने डिस्कार्ड तो किया तो कुछ तो बता दो, थोड़ी तो चेंज दे के जाओ, हमें थोड़ा सा तो हिंट दे के जाओ कि ये जो कैरेक्टर हैं ये जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑगस्ट विजमैन स्टेटेड दैट इफ एनी change occurs in germ plasm that leads to the inherit in the next generation, that leads to inherit in next generation, ये जो कैरेक्टर है ये क्या होगा? इनहेरिट होगा। ऑलराइट, यानी कि ऑगस्ट विजमैन स्टेटेड दैट इफ एनी चेंज अकर इन द जर्म प्लाज्म, चेंज किसके अंदर होना चाहिए? जर्म प्लाज्म के अंदर चेंज होना चाहिए। ठीक है, किसके अंदर चेंज होना चाहिए? जर्म प्लाज्म के अंदर अगर चेंज होगा तभी ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट होगा। ठीक है, तो आप सोचोगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स हैं ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, एक बार मैं ये भी लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो कि सपोर्ट नहीं किया, एग्जाम्पल्स अगेंस्ट लेमार्किज्म थ्योरी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार एक्सपेरिमेंट तो ठीक है ऑगस्ट विजमैन ने किया, ठीक है, लेकिन आप ये बता दो एक दो एग्जाम्पल कि मैम इनको आइडिया कैसे लगा? ठीक है, इनको आइडिया कैसे लगा कि इस तरीके से लेमार्किज्म थ्योरी है वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है डिसअप्रूव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बोरिंग ईयर पिन। ठीक है, जैसे कि लड़कियां जो कान और नाक छिदवाती हैं, ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर है ये तो एक्वायर हो गया, तो अब जो भी नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, यानी कि चाहे सन हो या फिर लड़कियां हो, ठीक है, जो भी जनरेशन आएगी तो उनके अंदर क्या होना चाहिए? मतलब कान के अंदर और नाक के अंदर छेद होना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं देखा गया। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, रेसलर्स के अंदर जो मसल जो मास जो गेन करते हैं, रेसलर अपना मतलब बॉडी वेट लिफ्टिंग वगैरह करके मसल मास इंक्रीज करते हैं। अब मसल मास ये कैरेक्टर है ये तो एक्वायर हो गया, अब जो भी इनके जो बच्चे पैदा होते हैं जरूरी नहीं है ना कि वो भी रेसलर हो। ठीक है, तो मतलब लेमार्क के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने ये कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है तो ये भी नेक्स्ट जनरेशन क्या होना चाहिए? पास इट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके जो बच्चे प्रोजेनी है उसके अंदर, जो भी प्रोजेनी है उनके अंदर जो मसल मास है वो इंक्रीज हुआ नहीं मिला, मसल मास इंक्रीज हुआ नहीं मिला। ठीक है, एक ये मतलब अगेंस्ट काम कर गया है। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, चाइना। बट चाइना के अंदर ना ऐसा माना जाता है, एक साइन है ब्यूटी का, कि जिस भी बच्चे के अगर छोटे छोटे पैर होंगे ना वो ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी चाइना के अंदर। तो उनको क्या पहनाया जाता है? आयरन का शू पहनाया जाता है। ठीक है, चाइना के अंदर स्मॉल साइज ऑफ फीट। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये क्या है? साइन है ब्यूटी का। किसका है? साइन ऑफ ब्यूटी। चाइना के अंदर है, अब हम मान लेते हैं जब कह रहे हैं तो साइन ऑफ ब्यूटी। तो इनको क्या पहनाया जाता है? आयरन के शू। ठीक है, किसके शू पहनाए जाते हैं बच्चे? आयरन के शू।
अभी जो आयरन के जो शू पहनाए जाते हैं ना, इसकी वजह से उनका पैर की जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होता। लेकिन अब ये जो कैरेक्टर है वो एक्वायर हो गया। अब नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी उसके तो छोटे छोटे क्यूट से पैर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर एक्वायर हुए ये नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट नहीं होंगे। और विजमैन ने क्या बोला, विजमैन जी ने बोला कि वही जो कैरेक्टर है इनहेरिट होंगे अगर वो कैपेबल होंगे चेंज लाने के लिए, किसके अंदर, जर्म प्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी थी लैमार्किज्म थ्योरी। लैमार्किज्म थ्योरी के अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी पोस्टुलेट्स थी, कौन कौन से एग्जाम्पल सपोर्ट करते थे, कौन कौन से एग्जाम्पल अगेंस्ट काम करते हैं। हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने इसको डिसअप्रूव किया है, कौन से साइंटिस्ट ने, यानी कि ऑगस्ट विजमैन ने किस तरीके से ये बताया कि मतलब पूंछ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, रैट की पूंछ के ऊपर 23rd जनरेशन तक ऑब्जर्व करते रहे और इन्होंने लैमार्किज्म थ्योरी को टोटली डिसअप्रूव कर दिया और बताया कि हमारी बॉडी के अंदर दो मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है दो टाइप का होता है, एक सोमेटोप्लाज्म और दूसरा जर्म प्लाज्म। अगर कोई भी चेंज अगर जर्म प्लाज्म के अंदर होगा तभी ये क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट होगा, अदरवाइज इनहेरिट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये था अपना लैमार्किज्म थ्योरी, जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए। ऑल राइट, तब तक मैं पानी पीती हूँ और फिर हम करते हैं सेकेंड थ्योरी। और सेकेंड थ्योरी है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप बहुत बार इस थ्योरी को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। नेक्स्ट थ्योरी, जो नेक्स्ट थ्योरी है बच्चे सेकंड नंबर की थ्योरी, दैट इज डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है? देखो, जो डार्विनिज्म थ्योरी है ना, मतलब सिर्फ अकेले डार्विन ने इसको प्रपोज नहीं किया था। ठीक है, नाम डार्विन के ऊपर रखा गया, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन हुआ क्या कि डार्विन जी ने काम किया था, आपको पता है डार्विन जी ने काम किया था किसके ऊपर? गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर काम किया था? गैलापागोस आइलैंड के ऊपर काम किया था। और ये जो गैलापागोस आइलैंड है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? पैसिफिक ओशियन के अंदर ये सिचुएटेड है। किसके अंदर सिचुएटेड है बच्चे? पैसिफिक ओशियन के अंदर सिचुएटेड है। ग्रुप ऑफ 22 ग्रुप ऑफ 22 स्मॉल आइलैंड। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिसके साथ इन्होंने मतलब दोनों ने मिलके ही डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज किया, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एल्फ्रेड वेलस। ठीक है, और वेलस जी ने कहाँ पे काम किया? मैले आइलैंड के ऊपर काम किया। ठीक है, और इन्होंने मैले आइलैंड कहाँ पर है बच्चे? इंडियन ओशन के अंदर है। मैले आइलैंड कहाँ पर है? इंडियन ओशन के अंदर है। और इन्होंने जिसके ऊपर काम किया वो था स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स की जो स्पीशीज थी उसके ऊपर काम किया। डार्विन जी ने किसके ऊपर काम किया आपको पता है? स्मॉल ब्लैक बर्ड के ऊपर काम किया। और जो स्मॉल ब्लैक बर्ड है, यानी कि आप पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको डार्विन फिंचेस पढ़ाया हुआ है, ज्योग्राफिकल एविडेंसेस के अंदर भी बताया हुआ है, एडेप्टिव रेडिएशंस के अंदर भी बताया। देखो हुआ क्या, सिंपल सी बात है। एक लाइन और मैं यहाँ पे लिखवाना चाहूंगी कि बोथ साइंटिस्ट इंस्पायर्ड बाय थॉमस माल्थस essay on population।
थॉमस माल्थन ऐसे ऑफ पॉपुलेशन। देखो मेरी बात सुनना, हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बड़ा सा कोइंसिडेंस है, बहुत ही प्यारा। देखो दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, डार्विन जी थे और एल्फ्रेड वेलेस। डार्विन जी ने गैलापागोस आइलैंड के ऊपर काम किया। जो डार्विन थे वो कहाँ के थे बच्चे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और अल्फ्रेड जो वालेस है ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ठीक है। दोनों ने क्या किया, जो थॉमस माल्थस, टी माल्थस ने एक निबंध लिखा पॉपुलेशन के ऊपर, वो पढ़ा, दोनों इंस्पायर हो गए और अपनी अपनी जहाज लेके यात्रा करने निकल गए, ठीक है। डार्विन घूमते घूमते पहुंचे गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, जो 22 आइलैंड का छोटे छोटे 22 आइलैंड का मतलब एक बड़ा सा आइलैंड था जिसको हमने गैलापागोस आइलैंड बोला, और जो कहाँ पर था, पैसिफिक ओशन के ऊपर। इन्होंने काम किया स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिनको डार्विन फिंचेस बोला। अल्फ्रेड वालेस ने काम किया मैले आइलैंड के ऊपर, और ये इंडियन ओशन के ऊपर सिचुएटेड है। और उन्होंने काम किया किसके ऊपर, स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, वर्कड ऑन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्कड ऑन, और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ वर्कड ऑन, ठीक है। दोनों इंस्पायर हुए इस ऐसे से थॉमस माल्थस के पॉपुलेशन के ऐसे पर। दोनों निकल पड़े अपनी अलग अलग जगह पर, अलग अलग जहाज लेके, अलग अलग ओशन के ऊपर, और दोनों ने एक ही चीज कंक्लूड करी, और दोनों ने बुक लिखी। और उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था, अपनी जो पब्लिशर जो भी मतलब थेरीज थी, दोनों ने मिला के किसके अंदर प्रपोज की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर। और एक बात बताऊं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर कब, 1859 के अंदर, 1859 के अंदर। मतलब डार्विन जी पैदा कब हुए, जब लेमार्क ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, 1809 के अंदर। उसके 50 साल के बाद इन्होंने अपनी थ्योरीज को, देखो काम दोनों ने किया है, डार्विन और एल्फ्रेड, लेकिन डार्विन इंग्लैंड के थे, तो उस टाइम पे इंग्लैंड सुपर पावर हुआ करता था, तो डार्विन को ज्यादा क्रेडिट मिला, क्रेडिट इनको भी मिला है, ठीक है, एल्फ्रेड वेलेस को भी क्रेडिट मिला है। लेकिन जो थ्योरीज आप कहते हो, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके अंदर दोनों के कंक्लूजन, दोनों साइंटिस्ट के थ्रू किया गया कंक्लूजन इंक्लूडेड है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक के अंदर, जो कि प्रपोज हुई थी 1859 के अंदर। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्फ्रेड वालेस को क्रेडिट ही नहीं दिया है, बिल्कुल क्रेडिट दिया है, लेकिन उस टाइम की बात अलग थी, इंग्लैंड सुपर पावर था। और इसीलिए जो थ्योरी का नाम क्या लिखा गया, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रपोज्ड किया गया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक के अंदर इन 1859 के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डार्विनिज्म की पोस्टुलेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ, देखो मैं बार बार यहाँ पे लिखूंगी पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी, लेकिन आप ये समझ जाना कि ये कंट्रीब्यूशन डार्विन जी का भी है और एल्फ्रेड वेलेस का भी है, ठीक है। डार्विनिज्म थ्योरी का है और डार्विन का भी है और एल्फ्रेड वेलेस का भी है, ठीक है। तो देखो हमने कुछ पोस्टुलेट्स लिखनी है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने पोस्टुलेट्स लिखी थी किसके बारे में, लैमार्किज्म के बारे में, उसी तरीके से हम पोस्टुलेट्स किसके बारे में लिखेंगे, डार्विन जी के बारे में पोस्टुलेट्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहली पोस्टुलेट, ऑलराइट, पहली पोस्टुलेट क्या होगी, एवरी इंडिविजुअल हैज ग्रेट कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, इनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। थोड़ी सी हम साइंटिफिक उसमें चले जाते, इनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ reproduction, enormous capacity of reproduction in individual of species। देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला डार्विन ने, कुछ मतलब ज्यादा मतलब थ्योरी है यार, थ्योरी अगर मतलब आप समझोगे ना, अगर आपने स्टेप वाइज, अगर देखो 6-7 पोस्टुलेट्स है,
अब इनको आप अगर एक दो को भी मिस कर दोगे तो इसका मतलब सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। यानी कि एक ही चीज को पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहला क्या है, एनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज के पास, हर एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल है उनके पास एनॉर्मस कैपेसिटी है किसकी, रिप्रोडक्शन की। तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन किसके अकॉर्डिंग ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन विल ग्रो ज्योमेट्रिकली। जो पॉपुलेशन वो किस तरीके से ग्रो करेगी, ज्योमेट्रिकली, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और इस तरीके से जस्ट सपोज ये 16 इंडिविजुअल यहाँ पर बन गए। कितने इंडिविजुअल बन गए यहाँ पे, 16 इंडिविजुअल यहाँ पर बन गए। अब देखो आप सोचोगे कि मैम इतना होने के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों नहीं हुआ। देखो पॉपुलेशन अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया तो हर 20 मिनट के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हर जगह बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वही बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे जिनको प्रॉपर सुटेबल कंडीशंस मिली, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट है थ्योरी का, सेकंड पॉइंट क्या होगा, बट द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है ये क्या है, लिमिटेड है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज ग्रोज अर्थमेटिकली, एंड नेचुरल रिसोर्सेज ग्रोज अर्थमेटिकली। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अर्थमेटिकली ग्रो करते हैं। किस तरीके से, 2 + 2 + 2 + 2। फॉर एग्जाम्पल 8। मेरी बात समझ में आई। पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है, ठीक है, पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है, लेकिन जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थमेटिकली ग्रो कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, अर्थमेटिकली ग्रो कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 16 इंडिविजुअल है, ठीक है, 16 इंडिविजुअल है और नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ 8 है। मतलब जिंदा कौन रहेगा, जितने इंडिविजुअल को ये नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। अब भाई सबको तो जिंदा रहना ही है, ठीक है। अब सबको जिंदा रहना है तो इन इंडिविजुअल्स के बीच में, मतलब इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं, खाना नेचुरल रिसोर्सेज कम है, अब ये आपस में मर भिड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये लड़ेंगे आपस के अंदर और अपने अपने मतलब पावर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इन नेचुरल रिसोर्सेज को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो थर्ड जो पोस्टुलेट होगा बच्चे, थर्ड पोस्टुलेट क्या होगा, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। अपने अपने मतलब जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब किसके लिए स्ट्रगल होगा, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगा। अरे भाई देखो पॉपुलेशन मतलब जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज तो ग्रो नहीं कर रहे ना। नेचुरल रिसोर्सेज तो यहाँ पे सिर्फ 8 है, इंडिविजुअल्स यहाँ पे 16 हैं। अब ये इंडिविजुअल्स सारे के सारे तो जिंदा नहीं रहेंगे, यानी कि वही इंडिविजुअल जिंदा रहेंगे जिनको नेचुरल रिसोर्सेज मिल गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार चलो ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं, भाई तू खाना ले ले मैं मर जाता हूँ। यानी कि हर कोई क्या करेगा, जिंदा रहने की कोशिश करेगा। जिंदा रहने की कोशिश कैसे करेगा, यानी कि वो आपस में भिड़ेंगे, यानी कि उन दोनों के बीच में, इन लोगों के बीच में आपस में क्या होगा, स्ट्रगल होगा, किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। और ये जो स्ट्रगल है, ये कंपटीशन है, किस तरीके का होगा बच्चे, 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, कैसा होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। पहला क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, यानी कि कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, सेम स्पीशीज, कंपटीशन। फॉर एग्जांपल जो कुत्ते आपस में भिड़ रहे हैं सिंगल मीट के लिए, ठीक है, कंपटीशन इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। स्पीशीज क्या हो गई बच्चे, सेम हो गई। कंपटीशन इन बिटवीन लिखो यहाँ पे इनकी जगह, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है, यानी कि 2 कुत्ते आपस में भिड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड उसकी,
इंट्रा स्पेसिफिक की जगह इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब क्या होगा? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब क्या है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यानी कि कंपटीशन तो होगा, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यानी कि एक कुत्ते में और बिल्ली के अंदर बीच में झड़प हो रही है, यानी कि स्पीशीज क्या हो गई? अलग अलग। थर्ड क्या होगा? एनवायरमेंटल कंपटीशन, यानी कि वही इंडिविजुअल जिंदा रहेगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या कर गया? बेयर कर गया। ठीक है, बेयर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, वही क्या करेगा? जिंदा रह पाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो देखो यहां पर क्या होता है बच्चे, यहां पर क्या होता है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में, इंटर स्पेसिफिक यानी कि कंपटीशन हुआ बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एनवायरमेंट कंपटीशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी? डिफरेंट थी। ठीक है, अब फोर्थ पोस्टुलेट बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिया। फोर्थ पोस्टुलेट क्या दिया गया डार्विनिज्म के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कि नो टू individual of same species are no two individual of same species, no two individual of same species are same। ठीक है, no individual of same species are same, they have unique characters, they have unique characters और यू कैन से ट्रेड्स। मेरी बात समझो, पहला क्या बोला? पहला क्या बोला? दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, यानी कि रिसोर्स लिमिटेड है, आपस में फाइट कर रहे हैं। फाइट करने के बाद क्या होगा इन दोनों के बीच में? यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिंदा रहने के लिए कॉम्पिटिशन होगा। फोर्थ पोस्टुलेट बोला डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कि अगर स्पीशीज है, एक स्पीशीज है, उस एक स्पीशीज के दो इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते। एक स्पीशीज है, उस एक स्पीशीज के दो इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते, उनके बीच में क्या है? डिफरेंसेस है। ठीक है, उनके बीच में क्या है? डिफरेंसेस है, उनके बीच में यूनिक कैरेक्टर्स है, उनके बीच में डिफरेंट ट्रेड्स है। अब देखो हुआ क्या? हुआ ये बच्चे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हुई, ठीक है, पेरेंट से क्या बने? ऑफस्प्रिंग बने। तो डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया? डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि जो ऑफस्प्रिंग जो बने हैं ना, ये कुछ ऑफस्प्रिंग के अंदर कंपेयर टू पेरेंट्स कुछ स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं, और कुछ ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स के कंपैरिजन के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हैं। ठीक है, एक स्मॉल चेंजेस हैं और दूसरे बड़े चेंजेस हैं। स्मॉल चेंजेस को बोला स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशंस, और बड़े बड़े चेंजेस को बोला मेजर वेरिएशंस। ठीक है, लेकिन जो मेजर वेरिएशन है डार्विन ने बोला ये हार्मफुल है। ठीक है, ये हेल्प ही नहीं कर रहे इंडिविजुअल की एनवायरनमेंट के अंदर रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इनको हटाओ। लेकिन जो छोटे छोटे स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशंस है, स्मॉल डायरेक्शनल का मतलब क्या है? जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जा रहे हैं, ठीक है, ये जो वेरिएशन है इसके अंदर भी कुछ हार्मफुल वेरिएशन है, कुछ क्या है? यूजफुल वेरिएशन है। उन यूजफुल वेरिएशंस को क्या बोला है? अडेप्टेशन बोला, यानी कि अडेप्टिव वेरिएशन बोला। और ये जो यूजफुल जो वेरिएशन है ये इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात समझो, इसका मतलब क्या हुआ? डार्विन ने क्या बोला मैं बताती हूं। यहां पर क्या बोला डार्विन जी ने? बोला कि जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ कुछ चेंजेस है, ठीक है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ कुछ चेंजेस है, उन चेंजेस को वेरिएशन बोला। ठीक है, फ्यू क्या है? मेजॉरिटी है। फ्यू क्या है? मेजॉरिटी वेरिएशंस है। जो मेजर जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, लेकिन जो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी वो क्या है बच्चे? स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशंस, स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशंस। मेरी बात समझ में आई?
मेरी बात समझ में? मेजॉरिटी क्या है? स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशन। इन फ्यू मेजॉरिटी वेरिएशन को इन्होंने बोला हार्मफुल, यानी कि इन्होंने इसको कंसिडर ही नहीं किया, इनको क्या बोल दिया, स्पॉट है ये। तो स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशन के अंदर भी कुछ क्या है, हार्मफुल है, कुछ क्या है, हार्मफुल है, और कुछ क्या है, यूजफुल वेरिएशंस है। कुछ क्या है बच्चे, यूजफुल वेरिएशन। इन यूजफुल वेरिएशंस को, इन यूजफुल वेरिएशन को, इस यूजफुल वेरिएशन को डार्विन ने क्या बोला, अडेप्टेशन। डार्विन ने क्या बोला, अडेप्टेशन बोला, या फिर क्या बोला बच्चे, अडेप्टिव वेरिएशंस। ठीक है, अडेप्टिव वेरिएशन। तो अडेप्टिव वेरिएशंस क्या हैं? दीज आर द यूजफुल वेरिएशन दैट हेल्प्स इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस्ड एंड आउटब्रीड अदर इंडिविजुअल, यानी कि दूसरे इंडिविजुअल को ये थोड़ा सा अलग करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस मिले, ठीक है, ये जो कुछ छोटे छोटे जो चेंजेस थे इनको बोला यूजफुल वेरिएशन, और यही यूजफुल वेरिएशन हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है, यानी ताकि वो अपनी प्रोजेनी को बढ़ा सके, ताकि वो नेचर के अंदर बना रहे। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं अडेप्टिव वेरिएशंस की अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखवा दूं, किसकी, एक बार आप अडेप्टिव वेरिएशंस यानी कि अडेप्टेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, तो दीज आर यूजफुल वेरिएशन, दीज आर यूजफुल वेरिएशन that helps individual to survive and reproduce, that helps individual to survive and reproduce and outbreed other individual, outbreed अदर इंडिविजुअल। देखो बहुत आसान सी कहानी है। कहानी क्या है भैया, कहानी क्या है, कहानी सुनो। कहानी ये है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ यूजफुल वेरिएशंस है, और ये ही यूजफुल वेरिएशन हेल्प करती है इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन के अंदर, सो दैट जो इंडिविजुअल है उसकी प्रोजेनी बढ़ सके। अब देखो जो प्रोजेनी जो बढ़ेगी, ठीक है, अब जो प्रोजेनी बढ़ेगी, अब उसके पास तो यूजफुल वेरिएशन है। अब उन इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी ऑफस्प्रिंग नए आए हैं, उन इंडिविजुअल के बीच में भी कंपटीशन होगा, और वही सरवाइव करेंगे जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, और फिर से मेटिंग होगी, फिर से क्या बनेगी, नई प्रोजेनी बनेगी। अब नई प्रोजेनी के पास यूजफुल वेरिएशन तो है ही है, लेकिन कुछ अलग से वेरिएशंस भी आई है। तो इसका मतलब हर टाइम के बाद क्या हुआ, यूजफुल वेरिएशन एक्यूमुलेट हो गई, और ये यूजफुल वेरिएशन किस में हेल्प करती हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अंदर। ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू द फिटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। और फिटेस्ट का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव फिटनेस किसने समझाया था, डार्विन जी ने समझाया था। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। तो यहां पर देखो अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू, मैं यहां पर ही लिख देती हूं, अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू फिटेस्ट, लीड्स टू फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। जितना ज्यादा यूजफुल वेरिएशन उतना फिट इंडिविजुअल, और ये जो फिटनेस है वो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, यानी कि एक बार यूजफुल वेरिएशन एक्यूमुलेट हुई नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, फिर से दोबारा स्पीशीज के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन होगा, वही क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे जिसके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है। फिर से मीटिंग होगी, फिर से इंडिविजुअल मिलेंगे, यूजफुल वेरिएशन तो है ही है, लेकिन फिर से नए यूजफुल वेरिएशन अगर आएंगे तो वही इंडिविजुअल हमेशा सिलेक्ट होता रहेगा जिसके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है, और इस तरीके से हर बार यूजफुल वेरिएशन क्या होती गई, एक्यूमुलेट होती गई। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो लास्ट जो आएगा बच्चे, ठीक है, इसका मतलब मैं यहां पर कौन सा पोस्टुलेट है, फोर्थ पोस्टुलेट है, और जो फिफ्थ जो पोस्टुलेट है, फिफ्थ पोस्टुलेट होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही जो फिटेस्ट है सर्वाइव करेगा
यानी कि नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है, जिसके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है। इसका मतलब क्या है, वही नेचर के अंदर सिलेक्ट होगा, वही एनवायरमेंटल की क्लाइमेटिक कंडीशन को बियर कर पाएगा, और यही यूजफुल जो वेरिएशंस हैं ये इंडिविजुअल की हेल्प करेंगी रिप्रोडक्शन के अंदर, और प्रोजेनी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ में आई? यानी कि दो इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन हुआ, जिसके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन, वही क्या करेगा, नेचर सिलेक्ट करेगा, और वही जिंदा रह पाएगा, वही क्या होगा, नेचर का राजा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? वही क्या होगा, नेचर का राजा होगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी फिफ्थ पोस्टुलेट। अगर मैं बात करूं आगे की पोस्टुलेट के बारे में, और जो आगे की जो सिक्स्थ जो लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या होगा, स्पेशिएशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। स्पेशिएशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज ड्यू टू accumulation of the useful variation over generation to generation. Formation of new species, formation of new species due to accumulation of, formation of new species due to accumulation of useful variation over generation to generation, generation to generation। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, किसको कंक्लूड करूं, डार्विनिज्म थ्योरी को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो जो डार्विनिज्म थ्योरी है वो क्या कहती है, डार्विनिज्म थ्योरी कह रही है कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है, लेकिन रिसोर्सेज अर्थमेटिकली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वली ग्रो नहीं कर रहे। अगर इक्वली ग्रो कर रहे होते तो इसका मतलब सारे के सारे इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे होते। तो इसका मतलब क्या है, फिर होगा स्ट्रगल। किस चीज का स्ट्रगल, जिंदा रहने का स्ट्रगल। यानी कि यानी कि कंपटीशन हो सकता है इंडिविजुअल का सेम स्पीशीज के बीच में, कंपटीशन हो सकता है इंडिविजुअल का डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, कंपटीशन हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशन को लेके। फिर डार्विन जी ने बोला कि अगर इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के भी है तो वो भी क्या है, सेम नहीं है आपस में। जैसे कि पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग को उन्होंने डिस्कस किया, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से अलग है। कुछ ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस हो गए, छोटे चेंजेस, और कुछ के अंदर ज़्यादा चेंजेस को इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया और स्पॉट कह के वो रह गए। लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस थे उनको स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस बोला, वेरिएशन बोला। इसके अंदर कुछ हार्मफुल थे जिनको नेग्लेक्ट किया, और जो यूजफुल जो वेरिएशंस थे इनको बोला एडेप्टेशंस, यानी कि अडेप्टिव वेरिएशंस। ठीक है, यही जो अडेप्टिव जो वेरिएशंस है ये यूजफुल वेरिएशन है जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की एनवायरनमेंट के अंदर रिप्रोड्यूस करने की। और अगर रिप्रोड्यूस कर गए तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी नई प्रोजेनी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है, नेचर के अंदर ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पोस्टुलेट कह रही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर उन्हीं इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा यूजफुल वेरिएशन हुई वही क्या करेगा, जिंदा रह पाएगा, वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा अपनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर, और वही अपनी प्रोजेनी बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन ने किसकी तरफ अपना मतलब इशारा किया, फिट टेस्ट, जो भी मतलब जो फिट इंडिविजुअल है उसके पास, मतलब जितना ज्यादा फिट इंडिविजुअल उसके पास उतनी ज्यादा यूजफुल वेरिएशन, उतना ज्यादा वो एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे यूजफुल जो वेरिएशंस है हर एक जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होती गई, और एक्यूमुलेट होती गई तो इसका मतलब है कि न्यू स्पीशीज का बनना शुरू हुआ। तो ये था पूरा का पूरा जो डार्विनिज्म थ्योरी। लेकिन उसको समझने, ये इस टॉपिक को खत्म करने से पहले हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स। किसके बारे में, ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी। जो भी डार्विनिज्म जो थ्योरी है, डार्विनिज्म थ्योरी की हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला
जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा, टोटली इग्नोर म्यूटेशन। इन्होंने टोटली इग्नोर किया म्यूटेशन को। देखो इन्होंने क्या बोला, जो भी बड़ी बड़ी जो वेरिएशंस है ना उनको इन्होंने हार्मफुल वेरिएशन बोल के इग्नोर कर दिया, लेकिन वही जो वेरिएशन थी वही रेस्पॉन्सिबल थी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी, यही रेस्पॉन्सिबल है न्यू स्पीशीज के बनने के लिए, यही रेस्पॉन्सिबल है न्यू स्पीशीज के बनने के लिए। तो इन्होंने टोटली इग्नोर किया म्यूटेशन को। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है बच्चे, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आपको यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ। इन्होंने बोला कि जो यूनिट है एवोल्यूशन की, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन है, इन्होंने बोला स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भैया ये जो यूनिट है वो स्पीशीज नहीं है, ये क्या है, पॉपुलेशन होती है। मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी एक स्पीशीज ली, अपने एलिफेंट की स्पीशीज ली, ठीक है, अब ये एलिफेंट की जो भी स्पीशीज ली अलग अलग जगह पे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ये फैल गई है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये जो ये जो एलिफेंट की एक सिंगल स्पीशीज है ये एक न्यू स्पीशीज बनाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, चेंज हुई होंगी, और उन एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो चेंजेस हुए हैं तो जो उस स्पीशीज की जो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है वही क्या करेगी, कुछ चेंजेस शो करेगी। और यूनिट ऑफ जो एवोल्यूशन है वो स्पीशीज बोला था डार्विन ने, लेकिन ये क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। थर्ड, तो इन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन्स कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। इन्होंने बोला था जो काम का नहीं है वो हट जाता है, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन तो अभी भी है ना। कुड नॉट एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन की प्रेजेंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। और ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ मतलब ऐसे भी कैरेक्टर हैं इंडिविजुअल के अंदर जो कि भैया हार्मफुल है, उनके लिए नुकसान है। जैसे कि अगर मैं एंटलर्स की बात करूं, मेल डियर के अंदर जो बड़े बड़े जो सिंग होते हैं, अब ये तो झाड़ियों के अंदर अटक जाते हैं। अगर अटक जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका इजीली शिकार हो जाता है। ठीक है, वो भाग ढंग से नहीं पाते। अब वो तो हार्मफुल है ना, लेकिन वो क्या है, वो भी आगे जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है। तो कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सुपरफिशियल कैरेक्टर, जो भी सुपरफिशियल जो कैरेक्टर है उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सुपरफिशियल कैरेक्टर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, टस्क ऑफ एलिफेंट या फिर एंटलर्स इन केस ऑफ डियर। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अराइवल नहीं कर पाए थे ये। ठीक है, तो ये था अपना डार्विनिज्म का ड्रॉबैक्स। तो क्या आप, अगर आपने एनसीईआरटी खोली है, और एनसीईआरटी अगर आपने खोली होगी तो डार्विनिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पक्का से पक्का पता होगा टू की कॉन्सेप्ट क्या है डार्विनिज्म थ्योरी के। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, और होमवर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए, टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी के टू की कॉन्सेप्ट क्या है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है। ठीक है, ठीक है, क्या क्या डार्विन के टू की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको थ्योरी समझ में आएगी तो आप डायरेक्टली इसका मुझे आंसर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या किया है, आज की क्लास के अंदर हमने किया है बच्चे दो थ्योरी, एक तो लैमार्किज्म थ्योरी के बारे में हमने पूरा पढ़ा और डार्विनिज्म थ्योरी के बारे में हमने पूरा पढ़ा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी के अंदर म्यूटेशन थ्योरी क्या कहती है और न्यू डार्विनिज्म थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, जिस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर किया था डार्विन जी ने, उसी को बहुत बखूबी से एक्सप्लेन किया है म्यूटेशन थ्योरी के अंदर बाय द हुगो डी वेरिस। ये हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठंड से बच के रहिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।